अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजा चुनाव परिणामों में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक की गणना में जो बाइडेन को 264 और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हार की आशंका के बाद अब ये अटकलें भी लग रही हैं कि क्या हार के बाद ट्रंप देश छोड़ देंगे। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर वे हारते हैं तो देश छोड़ देंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्जिया में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर वे 3 नवंबर को अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिद्वंदी बाइडेन से चुनाव हार जाते हैं तो शायद उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, मुझे मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने से मुझ पर दबाव पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मैं हार गया, पूरे जीवन मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं कहने जा रहा हूं कि मैं राजनीति के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार से हार गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ट्रंप ने कहा कि शायद मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। अगर बाइडेन सत्ता में आते हैं तो वे देश को कम्युनिज्म देंगे और आपराधिक प्रवासियों की एक बाढ़ सी आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन का परिवार एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इसके बाद बाइडेन ने ट्रंप के देश छोड़ने वाले बयान पर तंज कसा था। एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने देर रात हुई सुनवाई में ये आदेश सुनाया। दूसरी तरफ अर्नब ने भी जमानत के लिए अर्जी दी, जिस पर अदालत ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है। अर्नब के वकील गौरव पारकर ने कहा कि अलीबाग की एक अदालत में पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिनों की हिरासत देने का अनुरोध किया था। अर्नब के साथ मामले में सह आरोपी फिरोज शेख और नितेश शारदा को भी कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि रायगढ़ पुलिस की एक टीम ने अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह मुंबई में उनके घर से हिरासत में लिया था। पुलिस वैन में बिठाए जाने के बाद अर्नब ने दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई भी की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस में आईपीसी की धारा 306 यानी हत्या के लिए उकसाने और 34 के तहत अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। अर्नब के वकील ने भी पुलिस पर हाथापाई के आरोप लगाए। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले बुधवार को भी 50,000 से नीचे रहे। देश में संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 92% तक पहुंच गई है। भारत में लगातार छठे दिन एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से नीचे रही। अब तक कुल मरीजों की तादाद 83,13,876 हो चुकी है। अब तक 76,56,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं, जिससे देश में रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हो गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में 514 मरीजों की मौत से देश में मरने वालों की तादाद 1,23,611 हो गई। कोरोना से मरने वालों की दर 1.49% है। देश में फिलहाल 5,33,787 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 6.42% है। बाकी देश की स्थिति तो ठीक है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोरोना फैलता ही जा रहा है। दिल्ली के अलावा नोएडा और गुड़गांव से बुधवार को रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए। यहां प्रदूषण की स्थिति भी बेहद खराब है। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्ते दिल्ली एनसीआर में कोरोना विस्फोट के गवाह बन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गुरुवार सुबह गुड़गांव में हवा में प्रदूषण 469 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। नोएडा सेक्टर 1 में 458, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 458 और फरीदाबाद में 421 दर्ज किया गया।
दिल्ली की हवा में बढ़ रहे इस जहर की एक बड़ी वजह हवा की रफ्तार का कम रहना भी है। बुधवार को भी 1 बजे के बाद हवाओं की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई। वहीं नमी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रदूषक तत्व निचली सतह पर तेजी से जमना शुरू हो गए और हवा काफी तेजी से बिगड़ती चली गई। इस स्थिति के बाद प्रदूषक तत्व में एकाएक कई गुना तक इजाफा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के मुताबिक करीब 18 जगहों पर PM10 का स्तर 5 से 9 गुना तक ज्यादा रहा। PM10 अगर 500 mgcm से ऊपर पहुंच जाता है तो यह हेल्थ इमरजेंसी होती है। 18 जगहों पर इसका स्तर 500 से ऊपर रहा। वहीं PM 2.5 का स्तर भी 15 जगहों पर 300 mgcm से ज्यादा रहा। यह हेल्थ इमरजेंसी का स्तर है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण इंजीनियर GS गिल का कहना है कि इस साल अब तक पराली जलाने की 40,000 घटनाएं सामने आई है। पिछले साल यह 25,000 था। मुख्य रूप से संगरूर, बठिंडा और तरन तारन जिलों में ये घटनाएं हुई हैं। इस बार जो है कितनी स्टबल बर्निंग हुई है इंसिडेंट पंजाब में पिछले साल के मुकाबले, और कौन कौन सा एरिया पहले तो बताओ। इसमें जो हमारे पास PRSE पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर से डाटा आता है उसके मुताबिक कोई 40,000 के करीब इंसिडेंट्स अब तक हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं। पिछले साल जो थे ये 25,000 के करीब थे इंसिडेंट्स। कौन कौन सा एरिया है इसमें? जो एरिया है मेनली संगरूर है, बठिंडा है, तरन तारण है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स मेनली आते हैं। अच्छा, इसमें सर कितना जुर्माना और कितनी FIR हो चुकी हैं और कितना मतलब? इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम्स बनी होती हैं और वो टीम्स अप टू विलेज बनी होती है। विलेज का नोडल ऑफिसर होता है। हर एक विलेज में जो पंजाब के गांव हैं सभी गांवों में एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। उस नोडल ऑफिसर के पास डाटा पहुंच जाता है, वो इसको विजिट करता है, वो इसकी रिपोर्टिंग करता है आगे कि ये इंसिडेंट मुझे इसमें बर्निंग पाई गई है। वो रिपोर्ट वो क्लस्टर ऑफिसर के पास भेजता है। हमारे 20 गांव के ऊपर एक क्लस्टर ऑफिसर लगा होता है, उसके पास डाटा जाता है तो वो वहाँ के पटवारी को सूचित कर देता है। पटवारी इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो उसमें फीड करके इसके ऊपर चलान इशू हो जाते हैं। FIR कोई 20 के करीब FIR हो चुकी हैं और 49 केसेस हमारे कोर्ट में जा चुके हैं। 40,000 के करीब इंसिडेंट हो गए हैं। ये आपको लगता है काफी जो है उसी वक्त जब ट्रैक्टर चलाता था तो खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अवशेष बच जाते हैं। हाँ, वो कोशिश जरूर करते हैं कि इसको किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाता है। वो साथ ही साथ भी अब तो किसान उसको वाही कर देते हैं।